हाय एवरीवन गाइस, ये हमारा लेक्चर 6 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। ओके, तो हमने वेरिएबल्स के बारे में पहले भी जान रखा है। मेरा पहला एक लेक्चर है लेक्चर 4, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है वो है वेरिएबल्स के बारे में जानना इनपुट फंक्शन के साथ। इनपुट फंक्शन को आप लोग जानते हैं, उससे हम लोग यूज़र से उसकी जो वैल्यू है वो अपने वेरिएबल्स में स्टोर करा सकते हैं। लेकिन गाइस आप लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 4th लेक्चर में कि वेरिएबल जो है कई टाइप के होते हैं। ओके, तो टाइप्स की आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग बस मेरे लेक्चर देखते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग वेरिएबल्स के सारे टाइप कब सीख गए। लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है 2 वेरिएबल्स के टाइप पे ही फोकस करेंगे, जिस पे हमने पहले भी फोकस कर रखा है, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स पे। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को आप लोग जानते हो, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग अल्फाबेटिकल नंबर्स को स्टोर कराते हैं। अल्फाबेटिकल नंबर जैसे हो गया मेरा नाम, आपका नाम ABCD, या फिर किसी का भी कोई नाम, या कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर ABCD, ये सभी जो है वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। और वहीं अगर बात करें इंटीजर टाइप के वेरिएबल की, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 या फिर माइनस का 1 2 3 4 5 6 जो भी इंटीजर वैल्यू होती है वो सभी की सभी जो है इंट टाइप के वेरिएबल या फिर इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर होती है। ओके, इसके अलावा आप लोग अपनी डिक्शनरी में एक और टाइप के वेरिएबल को जोड़ लो जिसका नाम होता है फ्लोट टाइप का वेरिएबल। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बिल्कुल जो है इंटीजर टाइप के वेरिएबल से सिमिलर होता है, बस फ्लोट टाइप के अंदर जो भी नंबर स्टोर होते हैं ना वो नंबर्स डेसिमल में होते हैं, यानी कि 1.6 1.4 0.1 जो भी नंबर पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, उसको हम लोग फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इन्हीं 3 वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, और इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में जानने के लिए हम लोग जो है 2 टूल्स बनाएंगे, या फिर कह लो 2 प्रोग्राम्स बनाएंगे जो कि काफ़ी अमेजिंग प्रोग्राम्स होंगे। ओके, जिनमें से पहला प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम लोग 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे, और जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम से हम लोग जो है केवल एक लिंक से किसी भी वेब पेज, मान लीजिए facebook.com है, तो उस पूरे facebook.com का जो कोडिंग होता है ना, HTML कोडिंग, वो पूरा कोडिंग जो है हम लोग केवल उसके URL से, यानी कि www.facebook.com से ही उसकी पूरी कोडिंग अपने टर्म्स में देख सकेंगे अपने फ़ोन में। ओके, तो काफ़ी अमेजिंग से हम लोग जो है टूल बना लेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। गाइस चलिए हम लोग जो है फटाफट से अभी के लिए स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल है उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। ओके, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को केवल ये बता रहा है कि कोई भी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, लाइक मेरा नाम, आपका नाम, कोई भी स्टोर कैसे करें उस वेरिएबल के अंदर, और फिर उस वेरिएबल को सिंपली हम लोग प्रिंट फंक्शन के यूज करके स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं। हम लोग ने अब तक यही सीखा है, लेकिन अभी हम लोग पता है क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग यूजर से उसका कोई भी डेटा अपने वेरिएबल के अंदर लेकर के स्टोर कैसे करें, फिर उस डेटा के ऊपर एक्शन परफॉर्म कैसे करें। यानी कि मान लीजिए मैं एक टूल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, फिर हमारा जो यूज़र है वो अपना नेम डालेगा, फिर हम लोग उसके नेम अपने वेरिएबल में सेव करा करके उस नेम के ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शन या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन कैसा परफॉर्म, जैसे मान लीजिए मैंने एक टूल बनाया, उसमें मैं टूल में पूछ रहा हूँ कि एंटर योर नेम, फिर मैंने उसी में अपना नाम डाला अनिल, तो मैंने जैसे ही अनिल डाला वो जो अनिल है वो जा करके एक वेरिएबल में सेव होगा, और फिर मैं उस वेरिएबल के साथ ही उस अनिल के साथ एक शब्द जोड़ दूँ मिस्टर। ओके, तो मिस्टर अनिल हो गया ना। इसके साथ ही हम और भी फंक्शन कैसे जोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे, यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ हम लोग फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। समझ के चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कब तक समझिए तभी समझ आएगा। तो फटाफट से एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे नैनो लिखता हूँ, स्पेस डालता हूँ, कैपिटल L6 यानी कि हमारा लेक्चर 6 है ये, फिर .py डालता हूँ, फिर करता हूँ एंटर। तो गाइस लेक्चर 6 में हम लोग जानते हो, मतलब इस वाले में हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज़ करना सीख रहे हैं, तो हम लोग इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रोग्राम में हम लोग वही करेंगे, मतलब हम लोग अपने यूज़र से एक URL लेंगे, और वो URL किसी भी वेबसाइट का हो सकता है, लाइक facebook.com किसी वेबसाइट का होगा, और फिर उस URL से हम लोग अपने यूज़र को उस URL के उस पेज का पूरा की पूरा कोडिंग दे देंगे। समझ गए? तो ये कुछ इस तरीके का प्रोग्राम होगा। इसमें हम लोग URL लेके उस URL के ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, और इसके लिए गाइस मैं आप लोगों को एक ऊपर से चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग अपने यूज़र से कोई भी चीज़ लेते हैं, लाइक उसका नेम लेते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हमें फंक्शन परफॉर्म करना है ना, तो हमें पहले अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि वो जो वेरिएबल के अंदर हमने जो डेटा सेव कराया है, जो नेम हमने उसका लिया है, वो नेम किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का है या फिर स्ट्रिंग टाइप का। तो नेम तो ऑब्वियस सी बात है कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही होता है। तो अगर आप लोग अभी समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे हो, तो डोंट वरी, अभी ये समझ आएगा। तो फटाफट से हम लोग अपना जो टूल है वो बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सिंपली सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, IMPORT इंपोर्ट, और रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, REQUESTS रिक्वेस्ट। ठीक है, अब गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम लोग इस टूल को बनाने में पिछले 3 लेक्चर्स का यूज़ करने वाले हैं। पहला जो है लेक्चर 2, जिसमें मैंने आप लोगों को मॉड्यूल्स के बारे में बताया था, इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में बताया था। ठीक है, उस लेक्चर के यूज़ करने वाले हैं। और जो दूसरे लेक्चर को हमारा लेक्चर 4 होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बताया था, तो वेरिएबल्स का भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और जो थर्ड लेक्चर है वो है लेक्चर 5, जो लास्ट लेक्चर था इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को इनपुट फंक्शन के बारे में बताया था। ओके, इनपुट फंक्शन, तो इसके यूज़ भी हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये तीनों लेक्चर नहीं देखे पहले, तो प्लीज़ जाकर के अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आना इसको देखने। ओके, वरना हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वेस्ट नाम का एक मॉड्यूल
इंपोर्ट क्या रिक्वेस्ट नाम का जो मॉड्यूल होता है, ये मॉड्यूल बेसिकली हमें पावर देता है हमारे टूल को कि हम लोग किसी भी वेबसाइट से जो है उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट ले सके और उस वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सके। और वो रिक्वेस्ट जो हम ले सकते हैं और भेज सकते हैं वो रिक्वेस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक कोई मीडिया टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, फोटो इमेज, यानी कि हम किसी वेबसाइट पर फोटो भेज सकते हैं, किसी वेबसाइट से फोटो ले सकते हैं, समझ के ये रिक्वेस्ट होती है। उसके अलावा हम लोग किसी वेबसाइट से उस वेबसाइट का टेक्स्ट ले सकते हैं, ये सभी जो है रिक्वेस्ट होती है। ये हम किसी वेबसाइट से ले सकते हैं और किसी वेबसाइट को दे सकते हैं केवल उसके यूआरएल से। उसके लिए हमारा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है वो काम आता है। चलिए फिर हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और अपने यूज़र से यूआरएल लेंगे, जिस भी यूआरएल का वो हमारा यूज़र जो है वेब पेज का कोड देखना चाहता है। तो सिंपली यूआरएल नाम का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, ओके, और यहाँ पे इज इक्वल डालूंगा और इस वेरिएबल के अंदर मैं सेव कराऊंगा वैल्यू जो हमारा यूज़र डालेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन के दूंगा INPUT इनपुट, ओके। इनपुट फंक्शन का यूज़ करना मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इसमें गाइस मैं अपने यूज़र्स को एक मैसेज दूंगा, वो मैसेज में दूंगा एंटर, ओके, एंटर योर URL, ओके। तो ये मैसेज हो गया। अब बंदा हमारा जो यूज़र है वो इस मैसेज को पढ़ेगा, फिर अपना URL डाल देगा। फिर जैसे ही हमारा जो यूज़र है वो URL डालेगा, वो URL आ करके URL नाम के वेरिएबल जो हमने बनाया है ये इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, समझ गए। इस URL नाम का जो वेरिएबल है इसमें सेव हो जाएगा। अब गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि जब भी हम लोग अपने यूज़र से कोई डेटा लेते हैं और उस डेटा के ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक मैं यहाँ पे URL लूँगा और URL के ऊपर डेटा परफॉर्म करूँगा, समझ गए। उस URL का यूज़ करके मैं उसको कोडिंग दूंगा ना, तो उस URL के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना ही हुआ। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें अपने सिस्टम को क्लेरिफाई करना होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा सेव हुआ है, जिस डेटा के ऊपर हमें एक्शन परफॉर्म करना है, वो डेटा किस टाइप का है, समझिए। ये हमें अपने सिस्टम को बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग अपने सिस्टम को नहीं बताते कि ये डेटा किस टाइप का है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डेटा को स्ट्रिंग टाइप का मान लेता है, समझ गए। यानी कि मैंने अपने सिस्टम को नहीं बताया कि जो ये URL वेरिएबल है, इस URL वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आएगा, चाहे वो नाम होगा, चाहे वो कोई वेबसाइट का लिंक होगा, जो भी आएगा वो इस URL के अंदर, वो उसको टाइप मैंने नहीं बताया अपने सिस्टम को, लेकिन मेरा सिस्टम उसको स्ट्रिंग टाइप का ही समझेगा। स्ट्रिंग कौन से टाइप के होते हैं आप लोगों को पता है, कोई भी नाम वाम हो गया, ये सब स्ट्रिंग टाइप के होता है। एक वेबसाइट का जो डोमेन होता है url.com, कोई facebook.com, ये सब भी स्ट्रिंग टाइप होते हैं, आप लोग जानते हो, समझ गए। तो मैंने नहीं बताया इसको, लेकिन जो हमारा ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा कि ये जो है स्ट्रिंग टाइप का। अब स्ट्रिंग के अलावा इंटीजर टाइप का वेरिएबल भी होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल भी होता है। तो इनके लिए हमें जो है सिस्टम को बताना पड़ता है कि भाई देखो ये इंटर टाइप का वेरिएबल है। तो अभी तो हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, तो हमें कुछ भी बताने जरूरत नहीं है। अब सिंपली आप लोग समझ गए ना। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एंटर URL देख के हमारा जो यूज़र है वो अपना URL डालेगा, फिर वो URL है जो आकर के URL नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब आगे करते हैं। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करना है, उसके लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करता हूँ, तो REQ, रिक्वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म, इसी नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। और इस वेरिएबल के अंदर मैं जो हूँ वैल्यू सेव कराऊंगा किसकी, URL से, जो हमें रिक्वेस्ट मिलेगी। हम लोग रिक्वेस्ट, मैंने आपको बताया ना, रिक्वेस्ट हम किसी भी टाइप की ले सकते हैं, सिर्फ URL से। मान लीजिए मैं facebook.com से कोई फोटो चाहिए, तो वो फोटो हम लोग ले सकते हैं, समझिए। वो सब चीज़ें मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। अभी हम लोग बेसिक में हैं, तो बेसिक में हम लोग सिर्फ जो है उस URL से उस वेबसाइट की कोडिंग लेंगे, समझ गए। तो वो भी रिक्वेस्ट लेनी है, तो ठीक है। फिर रिक्वेस्ट हमने रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर जो है उसकी वैल्यू आकर के सेव होगी। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं REQUESTS रिक्वेस्ट डॉट, हम लोग जो है रिक्वेस्ट ले रहे हैं तो हम लोग डॉट गेट लिखेंगे। अगर हम रिक्वेस्ट दे रहे होते तो डॉट पुट लिखते, समझ गए। डॉट गेट लिखा, उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट किस वेबसाइट के ऊपर दे रहे हैं, तो वो वेबसाइट तो हमारा यूज़र हमें देगा, और वो जो वेबसाइट हमारा यूज़र देगा, वो वेबसाइट कहाँ पर आकर के सेव होगी, URL नाम के वेरिएबल में आकर के सेव होगी। जो ये वेरिएबल हमने बनाया इस वेरिएबल में आकर सेव होगी। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है URL लिख देते हैं, ठीक है। अब जो भी वैल्यू URL में आएगी वो वैल्यू सिंपली यहाँ पर भी आ जाएगी, सिंपल, समझ गए ना आप लोग। तो देखिए, अब हम लोग को बस एक छोटा सा कोड लिखना है, प्रिंट करवा देना हमें बस। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ओके। प्रिंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा। और यहाँ पे मैं अपना जो REQ रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के अंदर हमारे URL का जो डेटा है वो आया ना, ओके। तो URL का जो डेटा है, यहाँ से डॉट गेट URL हमने लिखा, इसका डेटा है वो REQ नाम के वेरिएबल में ही तो आया है। तो अब हमें REQ जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा आया है उसको हमें स्क्रीन पर प्रिंट करा देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे REQ लिखूंगा, रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया था उसी के अंदर जो है हमारा डेटा आएगा। अब इस डेटा का हमें क्या चाहिए, अगर हमें इमेज चाहिए होती है हम लोग डॉट इमेज लिख देते हैं, हालांकि डॉट इमेज नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसकी कोडिंग चाहिए, तो हम लोग जो है TEXT डॉट टेक्स्ट लिख देंगे, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्क्रीन पर जो है जो भी URL हमारा यूज़र डालेगा, उस URL का जो वेब पेज का जो पूरा कोडिंग है, वो कोडिंग जो पूरा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सिंपली क्लोज करते हैं। अभी मैं आप लोग को एक और बार इस जो कोडिंग है इसको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार रन करके इसको देख लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको सेव करते हैं,
XY एंटर। ठीक है, सेव हो चुका है। अब मैं जाता हूँ अपने क्रोम में और कोई सी भी एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं जाता हूँ facebook.com पे। ओके, ठीक है, facebook.com को हम लोग पूरा URL अभी देखने वाले हैं। तो facebook.com खुल गया, इसका जो URL है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अभी चलते वापस यहाँ पे और अब जो है अपने टूल को रन करते हैं। यहाँ पे देखिए ls टाइप करता तो टूल आ चुका है l6.py। तो मैं लिखता हूँ पाइथन स्पेस, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, पाइथन स्पेस l6.py हमारा टूल का नाम। फिर मैंने एंटर किया। देखिए अब हमारा टूल जो है रन हो चुका है। अब देखिए एंटर योर URL। अब हमें यहाँ पे सिंपली अपना URL पेस्ट करना है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। तो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे https://m.facebook.com सिंपल। अब मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए अभी क्या होगा थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे जो हमारा facebook.com है उसकी पूरी की पूरी कोडिंग यहाँ पे आ चुकी है। अभी देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसको जूम करूँगा तो हो सकता है आप लोग को अच्छे से दिखे, लेकिन गैस कितना भी जूम कर लो बहुत सारा कोड है ये, तो आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखने वाला। ठीक है, कोई नहीं, अभी के लिए आप लोग ऐसे ही देख के काम चलाओ। तो गैस देखा, ये हमारा एक टूल बन चुका है जिससे आप अब देखिए आप कितना मस्त टूल है। अब आप लोग इस टूल को किसी को भी शेयर कर सकते हो और कोई भी बंदा इस टूल का यूज़ करके किसी भी वेब पेज का कोडिंग देख सकता है अपने फ़ोन से। हालांकि फ़ोन से किसी भी वेबसाइट का कोडिंग देखना पॉसिबल नहीं है, आप लोग जानते हो। कंप्यूटर में तो आप लोग इंस्पेक्ट पर जाकर के देख लेते हो, लेकिन फ़ोन में नहीं देख पाते। तो अब इस आपके इस बनाए हुए टूल से कोई बंदा अपने फ़ोन से ही किसी वेब पेज का कोडिंग देख सकता है। अब मैं आप लोगों को एक और बार जो है नैनो स्पेस जो हमारा L6 है इसका एक और बार कोडिंग समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए .py। ठीक है, और गैस लास्ट लेक्चर देखते अगर आप लोग तो आप लोग हो सकता है थोड़ा अच्छे से समझ आता है और मुझे उम्मीद है आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने इंपोर्ट का यूज़ करके, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके रिक्वेस्ट नाम के मॉड्यूल का यूज़ किया। मॉड्यूल क्या होते हैं आप लोग मैंने पहले ही बता रखा है। तो रिक्वेस्ट नाम का जो मॉड्यूल है ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करेगा, जिस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी वेब साइट्स का केवल उसके URL से उस वेबसाइट का डेटा अपने फ़ोन में मंगा सकते हैं और अपने फ़ोन से डेटा जो है उस वेबसाइट पर भेज सकते हैं। समझ गए, ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल काम करता है। तो अभी उसके बाद फिर हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम लोगों ने स्क्रीन पर प्रिंट कराया एंटर योर URL। ये एक मैसेज था। तो एंटर योर URL हमारा यूज़र पढ़ेगा, फिर वो अपना यूज़र जो URL है किसी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का उसे कोडिंग देखना है वो URL पेस्ट करेगा और वो जो URL पेस्ट करेगा वो URL कहाँ पर आ जाएगा, URL नाम के इस वेरिएबल में जो हमने बनाया इसमें आकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन नहीं दी कि ये वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो हमारा सिस्टम जो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा कि जो URL है ये है स्ट्रिंग टाइप का। समझ गए, और उसके फिर ठीक है URL के अंदर जो हमारा यूज़र अपना URL डालेगा वो URL नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट नाम का एक और URL बनाएंगे। ठीक है, REQ नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे, रिक्वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म REQ। और इस रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग क्या सेव कराएंगे, रिक्वेस्ट सेव कराएंगे उस URL की जो URL हमारा यूज़र देगा हमें। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट जो है, रिक्वेस्ट डॉट गेट इस कीवर्ड से क्या होगा कि जो URL जो हमारा यूज़र डालेगा उस URL से जो भी डेटा है हम उस डेटा को अपने फ़ोन में मंगा सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, प्रिंट किसको कराएंगे, रिक्वेस्ट को, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर ही तो हमारा डेटा है ना आखिर का डेटा। तो रिक्वेस्ट के अंदर ये जो हमारा डेटा है तो हम लोग प्रिंट कराएंगे रिक्वेस्ट के साथ किसको प्रिंट कराएंगे, रिक्वेस्ट का टेक्स्ट को, क्योंकि हमें जो है उस वेबसाइट की कोडिंग देखनी है। अगर हमें उस वेबसाइट का फोटो देखना था तो हम लोग IMG प्रिंट करा सकते थे, हालांकि IMG नहीं होता, ये मैं आपको एग्जांपल के बताऊं ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो हम लोगों ने REQ डॉट टेक्स्ट लिखा ताकि उस रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई है उसका जो है टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। समझ गए ना। तो मुझे उम्मीद है गाइस आप लोग समझ में, मैंने काफ़ी उससे समझा। तो गाइस आज के लिए आप लोग जो है स्ट्रिंग वेरिएबल्स के बारे में समझो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बाकी जो है इंटीजर और फ्लोट टाइप के बारे में वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, अच्छे से क्लियर कर दूंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो है ये भी अच्छे से क्लियर होगा। गाइस उसके अलावा मैं जो वीडियो रोज लाने वाला हूँ, क्योंकि अब जो मेरी छुट्टी पड़ चुकी है तो मैं कल भी जो है फटाफट से रोज वीडियो लाऊंगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये समझना है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोगों को स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो कल वाले लेक्चर में मैं वो जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, सो गाइस ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय। गैस गुड बाय करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस टूल को जो है एक बार अपने से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग बनाओ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। समझिए, हार मत माना गैस। ठीक है, बना के देखना, इसको जरूर बनेगा। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और अभी तो सिर्फ 7 ही लेक्चर हुए हैं यार, अभी और लेक्चर आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को अगर क्लियर नहीं हो रहा है, ये कन्फ्यूजन हो रही तो बाकी की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होती रहेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ठीक है फिर।